जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी बात कहूंगा, क्या मोदी जी जवानों को देंगे सरप्राइज गिफ्ट और इन्होंने कैसे सरप्राइज दिया और जवानों को 2024 में किस तरीके से मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, इसकी बात करेंगे। और यदि आप पेंशनर हैं, इसके बाद आपकी पेंशन का असली हकदार क्यों है, कौन है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी और बेटा, इसके बारे में पात्रता पेंशन रेगुलेशन के साथ यानी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आपको समझाऊंगा। और पेंशनर्स के साथ हो रही है धांधली, पीसीडीए का एक ऐसा नमूना, एक ऐसा उदाहरण है जो एक बंदे की इस दूसरे बंदे को पेंशन दे रहा है और उसकी फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दिए। सबसे पहले जैसे रोज की तरह मैं आज दिखाऊंगा एक और घोटाला। हां जी, 275 करोड़ रुपए गिने जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, कानपुर कंदरे बीजेपी का कोई नेता है। और 275 करोड़, 100 200 400 नहीं, 275 करोड़ मिल रहे हैं इनके घर से। जैसा कि एक आपको पहले बताया था, उसका 400 का आंकड़ा पार हो गया। 400 करोड़ उसकी गिनती लगातार जारी है, पूरा आरबीआई खोल रखा है। एक और है ये देशभक्त, एक और है ये जनसेवक, और इसके यहां मिल रहा है। और दूसरे असली जनसेवक की तस्वीर देखिए, गर्दन तक पानी है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों ने कम से कम 5000 लोगों को रेस्क्यू किया है। आप ये चेन्नई का वीडियो देख सकते हैं। कब आपने ये डिसाइड करना है, यहां लोगों तक पहुंचाना है कि सेना क्या करती है। मात्र 30,000 और 35,000 में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं। और ये लोग देश को किस तरह खा रहे हैं, ये आपको समझना होगा। दोस्तों, खबरें करते विस्तार से आज मैं बात करूंगा, क्या जवानों को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। हाँ जी, बात तो क्यों सरप्राइज गिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, जैसे ही ऐलान हुआ सब भौचक्के रह गए, सब परेशान रह गए। सवाल उठने लगा कि मोदी के मन में क्या है। आखिर जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, या तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, या नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे, या कैलाश विजयवर्गीय बनेंगे, या प्रहलाद पटेल बनेंगे, या बीडी शर्मा बनेंगे। 6 लोगों के नाम थे। कोई प्रदेश का अध्यक्ष था, तो कोई कृषि मंत्री था, और सभी सांसद थे। इनसे इस्तीफा दिलवा के इन्हें एमएलए का चुनाव लड़वाया गया। चुनाव में जीत हुई तो सब अपनी पीठ थोपने लगे और मीडिया भी इनकी तालियां बजा रहा था कि भाई प्रहलाद पटेल बनने वाले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बनने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, बना एक नॉर्मल शख्स जिसका नाम है मोहन यादव। डॉक्टर पीएचडी किया हुआ, पढ़े लिखे हैं, और जो कि शिवराज की कैबिनेट में ये उच्च शिक्षा मंत्री थे। यानी इस तरीके का लगा। अब क्यों लगा, मोदी के मन में क्या है, अब ये प्रश्न निकल रहा है कि हमेशा जैसे ही छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो सीएम बनाया कि आखिर ये हटके बनाते हैं कि मीडिया या हम लोग नहीं सोच सकते, चीजों को सबको भांपते हैं, मीडिया में खूब हवा चलाते हैं और हवा चलाने के विपरीत 180 डिग्री एक नया चीज खड़ा करते हैं। बिल्कुल सिमिलर। और मैं आपको बताना चाहता हूं गारंटी से कि आज वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, जिसकी विसंगतियों को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा, समझना होगा कि उनके दिमाग में ओआरओपी का मुद्दा चल रहा है। उनको यह स्वीकार हो गया है क्या है कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जैसा कि माननीय मोदी जी के बारे में कहा गया, ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, अपने सलाहकारों की सलाह लेकर के जो भी चीज करनी है वो अपने दिमाग और दिल में रखते हैं, मुंह पर कभी नहीं आएगी। जब होने के बाद ये कहते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज इनका समय और डंका बोल रहा है पूरे विश्व में। और बिल्कुल आपका वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, आर्मी में लगातार जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहा है। चाहे आपको स्किल इंडिया हो, उन्होंने कहा है अमृत काल तक मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये कितने भी प्रोपोगंडे चले, कितना भी मीडिया पीछे पड़े, उसकी परवाह न करते हुए अपने डिसीजन एक देश हित में लेने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे उनका इंप्लीमेंट कहीं गड़बड़ा जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज हमारा संदर्भ है कि वन रैंक वन पेंशन हो, इक्वल एमएसपी की बात कोर्ट में है, लेकिन वन रैंक पेंशन की जो विसंगतियां हैं, ओआरओपी 3 यानी 2024 जुलाई से पहले आम चुनाव में, जैसा हम सभी जानते हैं कि आज कौन सत्ता की तरफ बढ़ रहा है और कौन आगे इस पर फिर बैठेगा, वो भी सबको पता है। और ये आपको चुनाव से पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 50% डीए भी पूरा हो रहा है, निसंदेह इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आपको 8वां वेतन आयोग गठन की कोई प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि वित्त सचिव ने बता दिया था। अब आपके हाथ, इनके हाथों में एक नहीं, दो नहीं, तीन लड्डू है। वो कौन सा भी लड्डू आपको खिलाएंगे, ये उनके मन की बात है और ये दिल की बात है। आप इसका इंतजार करेंगे। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
असली पेंशन का हकदार कौन है? यदि आप पेंशन ले रहे हो तो ये जो पेंशन ले रहे हो आप कितनी पेंशन ले रहे हो? यदि हमारे किसी पेंशनर की डेथ हो जाती तो फिर वो कितनी पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगी, फिर उसकी फैमिली की डेथ हो जाती तो आगे बच्चों को पेंशन मिलेगी। ये सवाल का जवाब लेकर आपके साथ आया हूं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पेंशन रेगुलेशन का दिखा देता हूं, पूरा पूरा ये है डिफेंस पेंशन फॉर पर्सनल ब्यूरो अफसर रैंक, पीबीओआर का है, पूरा पोथा है करीब 100 पेज की। ये एक न्यूज है कि एक्स सर्विसमैन की अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन की पात्रता है। इसके बारे में इन्होंने लेटर है जो ये दिखाऊंगा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के लिए। अब सबसे पहले क्या कहती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन? जब हम पेंशन आते हैं, एक जवान आता है तो उसको उसका 50% वेतन जो होता है उसका पेंशन मिलता है और वो पेंशन गुजारा करता होता है। यदि अचानक किसी ने कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है। वो कितनी पेंशन मिलती है? फिर उसी यदि वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो आगे उसका बेटा बेटी है तो कौन कौन पात्र है, किस तरीके से, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज पेबल टू विडो एंड चिल्ड्रन एट द आर्म्ड फोर्सेस पर्सन हु डाइड इन सर्विस एंड आफ्टर डिस्चार्ज। यानी जो बंदा रिटायरमेंट आ रहा है वो 50% पेंशन ले रहा है, यानी वो 30,000 पेंशन ले रहा है आराम से। 30,000 पेंशन अपना, जो कि 60,000 उसकी तनख्वाह बन रही थी, 30,000 पेंशन ले रहा है। बीच में उसको कुछ हो जाता है तो कौन अधिकार है? उसकी वाइफ का अधिकार है और उसकी बेटी भी अधिकार है और बेटा भी अधिकार है। बेटा बेटी कब है? जब वाइफ खत्म हो जाती है तो वाइफ को उसको कितनी पेंशन मिलेगी? उसको वाइफ को पेंशन का प्रावधान है, जैसे मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा है इनहेंस रेट वेयर इंडिविजुअल डाइज वाइल सर्विस आफ्टर मिनिमम ऑफ 7 years सर्विस डिस्चार्ज ऑफ पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ या अप टू द डेट ऑफ विच डिसीज वुड हैव अटेंड एज ऑफ 67 year या 7 year सर्विस। उन्होंने कहा है कि यदि पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके 7 साल तक उसको 50% उसकी वाइफ को पेंशन मिलती रहेगी, 7 साल तक या 67 एज तक। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यदि 50 साल में आप पेंशन आए और 5 साल बाद यानी 55 साल में डेथ हो जाती है तो 7 साल यानी 62 years तक आपको 50% पेंशन आपकी वाइफ को मिलती रहेगी। यदि आप मान लो कि कोई बंदा 62 साल में पेंशन आया है, पहली बात तो कोई आता नहीं है, तो उसको 5 साल तक ही मिले क्योंकि फिर 67 एज का क्राइटेरिया हो रहा है। लेकिन आर्मी में पीबीओआर के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको 7 साल ही आप मान के चलो, 67 एज तो होती नहीं है, यानी कोई भी सुविधार मेजर है 52, 53, 54 से ज्यादा रुकता नहीं है। आप मान के चलते हो कि आपको 7 साल लगातार आपकी वाइफ को जितनी आप पेंशन ले रहे थे उतनी मिलती रहेगी। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या होता है, आप यदि आपकी वाइफ एक्सपायर्ड हो जाती हैं तो क्या है? बहुत सारे नियम है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या आपका बेटा या बेटी कौन है पेंशन का हकदार? इसमें लिखा है एलिजिबल मेंबर फॉर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। इसमें सीधा सीधा लिखा है आपकी वाइफ तो है बट वाइफ नहीं तो अनमैरिड सन, डॉटर इंक्लूडिंग दोज लिटिगेशन अडॉप्टेड। इन्होंने कहा है बिलो द एज ऑफ 25 years द डेट ऑफ अर्निंग। उन्होंने कहा यार 25 साल से कम, जैसा कि ये लेटर कह रहा है 25 वर्ष से अधिक आयु की। अब 25 वर्ष से कम है बेटा, जो बड़ा होगा, बेटा बड़ा है तो उसको मिलेगी, बेटी बड़ी है तो उसको मिलेगी। उसके बाद 25 के नीचे तो यदि 25 साल से ज्यादा यदि कोई बच्चा है तो उसको किसको मिलेगी? तो वो बच्चा है, बड़ा है, वो हैंडीकैप्ड है तो उसको मिलेगी। यदि बेटी है अनमैरिड है तो उसको मिलेगी, विडो है तो उसको मिलेगी। आप समझ रहे हो, ये अलग अलग कंडीशंस हैं। और इसमें सीधा सीधा लेट लिखा है कि 25 वर्ष से अधिक आयु की पारिवारिक पेंशन के लिए सशस्त्र बल कर्मियों की अविवाहित बेटियों की पात्रता। ये पूरा पूरा लेटर में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय विभाग के मुद्दे पर परिणामी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण 25 वर्ष से अधिक आयु की पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए सशस्त्र बल कर्मियों की अविवाहित बेटियों की पात्रता के संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 1903/69/2007 को साइन किया गया। राष्ट्रपति ने इसका अनुमोदन किया है, प्रसन्नता व्यक्त की है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित बेटियां विधवा तलाकशुदा बेटियों के समान पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि अन्य शर्तें पूरी हों। अविवाहित विधवा तलाकशुदा को पारिवारिक पेंशन का अनुदान बेटियों की उनकी जन्म तिथि के अनुसार भुगतान किया जाएगा और उनमें से छोटी बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी। उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी ने सीनियरिटी से जो बड़ी होगी वो पात्र होगी, उसके बाद दूसरी इस मतलब एक ही को मिलेगी, लेकिन उसके पात्रता के नियम है जो कि इसमें पेंशन रेगुलेशन में एक एक चीज दी गई है।
उन्होंने कहा है कि पारिवारिक पेंशन तभी दे होगी जब 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। 25 साल से बड़ी लड़की है और 25 साल से छोटा लड़का है तो लड़का पात्र होगा, लड़की नहीं होगी, चाहे वो अनमैरिड है। तो पहले क्राइटेरिया है 25 साल से कम। यदि 25 साल से आपके तीनों बच्चों में कोई नहीं, सब 25 साल से ज्यादा है, तो उसमें जो अब बेटी, फिर बेटा का काम नहीं है। बेटा जब है जब वो डिसेबल है, बेटी है वो अविवाहित पे भी है, विडोज पे भी है, तलाकशुदा पे भी है। ये सारी कंडीशंस है, लेकिन ये जब तलाकशुदा, अविवाहित, ये सारी मदर के रहते हो जानी चाहिए थी, डिवोर्सी वगैरह, ये सारे नियम है। और इस मंत्रालय ने ये आपको लेटर है और इसकी ये पात्रता है और इसके सारे रेगुलेशंस एक एक हैं जो मेरे पास है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, केस ऑफ मिसिंग पर्सन, स्पेशल फैमिली पेंशन, हर चीज का इसमें एक एक चीज दिया गया है, क्योंकि यदि हमें जानकारी है तो हम अपना हक ले सकते, नहीं तो हमें बहुत सारी समस्या आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बढ़ते हैं कि स्पर्श में धांधली का आरोप। हाँ जी दोस्तों, आप कभी सोच सकते हो, यानी एक बंदा 1 साल हुए रिटायर्ड हुए, उसकी पेंशन चल रही थी, अचानक स्पर्श में माइग्रेट होता है तो क्या बदलता है पता है? कि यार उस बंदे की पेंशन फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसका नाम है रामदेव जाट, वो ईएमआई का है और उसकी वाइफ के नाम पे पेंशन साबरमती देवी के नाम पर पेंशन शुरू हो जाती है अपने आप। उन्होंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की, अपने आप हो जाता है। फिर उसके बाद फिर पेंशन बंद हो जाती है। इसकी पेंशन किसी जोशी मठ पे बंदा है उनके अकाउंट में चली जाती है। आप समझ सकते हो। अब उनसे बात कर रहे हैं तो जब देखा गया तो दोनों ईएमआई रिकॉर्ड के, दोनों एक साथ रिटायर्ड हुए हैं और दोनों का पीपीओ नंबर सेम है, दोनों का पीपीओ नंबर सेम है और दोनों की सब कुछ आईडी सेम है और इसकी पेंशन उसके अकाउंट में जा रही है, जबकि इनको पता नहीं चल रहा है। ये लोग कल हमसे बात करके आए तो उन्होंने पीसीडी इलाहाबाद चक्कर मार लिए 5, ग्रेवियंस डाल ली, एप्लीकेशन डाल ली, आप सारे प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख दिए। उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया। मतलब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर की वजह से गड़बड़ी हुई है कि एक पूरी की पूरी फैमिली परेशान हो रही है, पूरी की पूरी फैमिली परेशान है। उनके आप डॉक्यूमेंट देखिए, तो बच के रहना है इस पर्स में। समय से आप लाइफ 1 महीना पहले अपना डीएलसी सबमिट करा देना है, बिल्कुल निश्चित। और कोई भी डाटा अपनी तरफ से उसमें बीच में गड़बड़ सड़बड़ नहीं करनी है। नहीं, कोई चीज कहीं अपडेट हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार बंद हो गई तो चालू करने के लिए ये लोग परेशान है, रो रहे हैं। हमने बोला आप ईएमआई सिकंदराबाद रिकॉर्ड में जाइए, वहां से चीजें कराइए, जो भी पीसीडी के लिए इनिशिएट है वहां से कराइए, जिस तरह कर रहे हैं। अभी आप ये देख सकते हो दोनों वीडियो, एक जवान का है और एक नेता का है। आपको अब सिलेक्ट करना है इस देश को आगे, इस देश में बदलाव के लिए, इस देश में सुरक्षा के लिए कौन जरूरी है। धन्यवाद। हाँ